निराश हो गए थे। उनको लगा था कि यार मैं कहाँ किससे लड़ने जा रहा हूँ, कौन मेरे परिवार के ही लोग हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे पितामह हैं, उनसे मैं लड़ने जा रहा हूँ और वहाँ कैसे मैं इन लोगों से, इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा, कैसे इनको जो है ना मारूंगा। तो वहाँ भी कहते हैं कि भगवान ने उस ज़माने में, आज से कई हज़ारों सालों पहले की बात है, वहाँ भी भगवान, क्योंकि पहले मोटिवेटर उन्हीं को कहा जाता है दुनिया में, सबसे अगर कोई पहले मोटिवेटर हुए तो वो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो वहाँ वो इतनी आग उनमें डाल देते हैं कि नहीं, ये एक धर्म का युद्ध है और यहाँ कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, हर किसी को अपने धर्म की स्थापना के लिए, एक शांति के लिए, एक क्रूरता को ख़त्म करने के लिए हमें लड़ना चाहिए। और वहाँ आपने देखा होगा अंदर से जो है उनके सारी आती है, जागृति आती है और उसके बाद पूरा महाभारत का खेल होता है। एक्चुअली ये जीवन भी महाभारत है, आप माने या ना माने, हर इंसान का जीवन एक महाभारत है। महाभारत है हमारे ना, इतने अंतर्द्वंद चलते हैं जीवन में। कभी हम लोग ना अपने आप को बादशाह समझते हैं, कुछ सेकंड का टाइम आता है, कुछ मिनट का टाइम आता है, कभी कभी कुछ घंटे का टाइम आता है, कभी कभी कुछ दिनों का भी टाइम आता है, जब अपने आप को बादशाह समझते हैं, मतलब अपने जैसा कोई नहीं है, अपन सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम ऐसा भी आता है जीवन में, ऐसा दौर भी आता है जिसमें हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, नथिंग। जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, है ना, तो उसमें कई बार ऐसी बातें, भाई पढ़ रहा हूँ लेकिन होगा क्या आगे चल के मेरे साथ, ऐसे ना एक यूँ कह सकते हैं अनिश्चितता सी आती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो ये एक जीवन है इसमें। और कभी कभी तो इतना निराश हो जाता है इंसान ना, इतना बिल्कुल उसको लगता है कि कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा, मतलब सब कुछ जो मैं मान रहा था वैसा कुछ हो नहीं रहा, कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारे सपने ना माता पिता के हमारे साथ जुड़े हुए थे, मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ के मुझे यहाँ पढ़ा रहे हैं वो लोग, और मैं एक्चुअली जो वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा भी टाइम आता है जीवन में। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब इस तरह का वक्त आता है ना किसी जीवन में, देखिए एक तो कभी भी ये चैलेंजेस है लाइफ के, इसको चैलेंजेस है। जब आप 6वीं क्लास से 7वीं में आए थे ना, व्हेन यू पास 6th क्लास, तो आपने पहला टेस्ट दिया था आई थिंक, जिसको आप प्रथम जांच परख या फर्स्ट टेस्ट इस तरह से बोलते थे। उसके बाद सेकंड टेस्ट दिया, फिर उसके बाद हाफ ईयरली दी, उसके बाद थर्ड टेस्ट दिया। तो 6 से 7 क्लास में आने के लिए इंसान को ना इतना टेस्ट, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, उसके बाद हाफ ईयरली, उसके बाद ईयरली एग्जाम, 6 से 7 में आने के लिए, है ना। तो यहाँ तो पूरा जीवन है। यहाँ तो आप 6 से 7 में आना कोई बड़ी मेरे हिसाब से अचीवमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ हम जब जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा इवेंट है। तो वहाँ तो एग्जाम्स लगनी है, नो डाउट इसमें एग्जाम लगनी है। एग्जाम का मैं यूँ रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई केवल आप लिख के कागज़ पे लिख के एग्जाम दे रहे हैं, कॉपी सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी बना के दे रही है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम जब जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पल पल हमारे एक एक कदम पे हमारी परीक्षा ली जाती है, बहुत परीक्षा ली जाती है, मतलब। और वो परीक्षा भी देखो लेवल के हिसाब से होती है। आदमी जैसा सोचता है ना, मतलब भाई मुझे ये, मतलब ऊपर वाला जैसे मैं कह रहा था ना, प्रॉब्लम जिसको कह रहे थे अपन, प्रॉब्लम आती है जीवन में, वो प्रॉब्लम भी आदमी को उसकी औकात के हिसाब से देता है। अगर आपको लग रहा है ना मेरे जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कहा ना कभी कभी बादशाह होता है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बात आप मान के चलना, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना किसी के जीवन में, तो एक बात मान के चलना कि वो ऊपर वाला आपको ना बहुत अच्छा करवाना चाहता है। और जिस समय मैंने एक बीच में पॉइंट किया था कि कभी कभी ना हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं। उस समय जो आप निर्णय लेते हैं ना अपने जीवन के बारे में, मतलब कि नहीं हो सकता। जैसे हम किसी काम को आईएएस की तैयारी के ले लेते हैं, कोई आप में से स्टूडेंट है जिन्होंने आईएएस की तैयारी किया के लिए डिसाइड किया, वो गए, उन्होंने साल भर तैयारी की, कोई ज़्यादा बहुत अच्छा ज़्यादा रिजल्ट मतलब उसका नहीं आया। सेकंड टाइम फिर एग्जाम दिया, उसके भी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं था। थर्ड टाइम आपने बहुत हिम्मत करके किया, अब थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन बहुत हताश निराश हो गई कि आई हैव स्पेंड 3 years ऑफ माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट वाला टाइम है, मैंने इसको स्पेंड किया बट नहीं आ रहा। अब उस समय जो है ना आदमी को, क्योंकि 3 साल तैयारी कराते कराते घर वाले भी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं या बहुत बड़े कोई, हमारे पिताजी जो है ना बहुत कोई पैसे वाले हैं, हम लोग सारे किसान परिवार से हैं। तो 3 साल 4 साल हम अगर किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, तो उसके बाद में एक क्षण ऐसा आता है जब आदमी ये सोचता है कि छोड़ना यार इसको, या फिर है ना भाई घर वाले मना कर चुके हैं और कोई व्यवस्था ही नहीं है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और वो जो टाइम होता है ना जिसमें इस तरह की स्थिति आती है, वो मेरे हिसाब से सबसे टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। उस समय क्या डिसीजन लेता है, एक्चुअली टाइम नहीं है, कभी मैं 2-5 मिनट का अपने बारे में बताता तो शायद आपको लगता है कि ये कुछ बच्चे जानते हैं मेरे को, कि तो वो जो टाइम होता है ना जिस समय आपको लगता है हताश निराश कुछ नहीं, उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं जीवन के बारे में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि यार एक ट्राई और करते हैं,
एक ट्राई ना और करते हैं, अब की बार पूरी जो भी होना है कम खा लेंगे, थोड़ा सा कम मेहनत कर लेंगे। वो वाला टाइम जो है ना बेटा, वो सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग टाइम होता है। उस समय आपने क्या निर्णय लिया, छोड़ दिया, है ना, क्विट कर गए। क्विट करने की भी कहीं आदत होती है, तो क्विट करते, छोटी छोटी बातों में क्विट करते हैं, छोटी सी बात है क्विट कर जाते हैं, नहीं करना यार, चेंज कर लेते हैं। मतलब वो जैसे यहाँ से जयपुर के लिए निकले ना, तो 1000 बार वो रास्ते चेंज कर लेंगे। जाना उन्होंने डिसाइड किया जयपुर का, लेकिन वो बदलते रहते हैं, बदलते रहते। कभी ना 12 रोड पे चल लिए, फिर थोड़ा सा झालावाड़ रोड पे चल लिए, फिर थोड़ा जयपुर की तरफ चले, फिर वापस जो है ना देवली से चेंज कर लिया, ऐसे भी करते रहते हैं। तो एक्चुअली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक तो आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। दुनिया के 96% लोगों को तो पता ही नहीं होता करना क्या चाहते हो, है ना। आप शायद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट होंगे, एमएससी में भी होंगे, एमएससी के स्टूडेंट, पीजी के, है ना, पीएचडी के भी होंगे, पीएचडी भी है ना अपने यहाँ, तो पीएचडी स्टूडेंट्स भी होंगे। तो एक रहता है कि करना क्या है लाइफ में ना। कई बार ये भी रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो उसके लिए सफिशिएंट है, क्या मैं टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक इंस्टीट्यूट में गया था मेरे वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर यही कह रहा था, मैंने कहा आज का जो टाइम है ना, वो आज का टाइम और आज से 50 साल पहले का टाइम, कंपटीशन सेम है। आज और आज से 50 साल पहले मेरे दादाजी, आपके पिताजी कभी कहानियां सुनाते थे कि हम जो है ना, हमारे जबरदस्ती हमें पकड़ के ले गए, नौकरी लगा दी। आज भी एक्चुअली ऐसी हो रहा है। आज भी 96% या 90% से अबाउ जो हिंदुस्तान के यूथ है, वो एक मोबाइल नुमा खिलौना लेके पड़े हैं। वो उस मोबाइल नुमा खिलौने से इतने ज्यादा, मतलब इतना वो उनको जकड़ चुका है। और सिर्फ 10% या 5% ऐसे बच्चे जो उसके बिना, या यूं कहे कि उसको अपना लिमिटेड यूज करते हैं, या उसका वो 5%, वो कंपटीशन केवल उन 5% के बीच में ही है। वो 5% जो स्टूडेंट है उनका ही कंपटीशन आपस में, 100 से कंपटीशन नहीं होता कभी भी किसी इंसान का। जितने एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपको पता, आप किसी भी, आप एओ का एग्जाम दे रहे हैं, डब्ल्यूओ का दे रहे हैं, या फिर एआरएस का एग्जाम दे रहे हैं, या और किसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई और प्रीपीसी के लिए कर रहे हैं, तो सारे जो उसमें एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट है वो प्रिपरेशन के साथ नहीं आते, उनकी तैयारी नहीं होती। वो तो केवल सिंपली कुछ, मैंने कहा ना, कभी 80 या 90% तो ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एग्जाम देना होता है, 5 या 10% ऐसे होते हैं जिनको उस एग्जाम को पास करना होता है। तो कंपटीशन केवल उन 5 या 10 के बीच में होता है। आप एक तो डिसाइड भाई करना क्या है जीवन में, है भाई, ये तो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने मॉर्निंग आवर्स में डिसाइड कर लिया था कि मुझे आज वहाँ जाना है, कैंपस में जाना है, और वहाँ जाके काफ़ी सारे तो मेरे स्टूडेंट, आपके जो प्रोफेसर्स हैं बहुत सारे हैं जिनसे आज मैं अभी उनके साथ था दिन भर, और काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स हैं, काफ़ी जूनियर्स हैं, है ना, जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको। तो मेरे दिमाग में सुबह से ये था कि मुझे वहाँ जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेयर टू गो, करना क्या जीवन में, है ना, एक क्लियर कट, उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए भाई। करना क्या है उसके लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये, सर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, भाई ये एक लिमिटेड फील्ड है, लिमिटेड नहीं है। एग्रीकल्चर इज नॉट ए लिमिटेड फील्ड, इसमें तो अपॉर्चुनिटीज है। सर्विस के अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर, बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स या कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज पर मंथ 10 lakhs पर मंथ उनका खुद का पर्सनली अपना वो कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हो सकता है किसी का सर्विस हो कि मुझे नहीं नौकरी लगनी है, क्योंकि एक हिंदुस्तान के युवा के दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि मैं तो नौकरी लगनी है मुझे, है ना। अब जैसे मेरे साथ वाले आदमी कह रहा था, डीन साहब को कह रहा था, मैंने कहा मेरे साथ वाले ना सारे कोई साइंटिस्ट है जो मेरे साथ पढ़े हैं। जॉबनेर से मैं पास आउट हूँ, उसके बाद पीजी मैंने बीकानेर से किया, पीएचडी फिर जॉबनेर। तो ऐसे मेरे सारे साथ वाले ना सारे कोई साइंटिस्ट है, कोई क्या है, कोई प्रोफेसर है, कोई एक आधा जो है ना IAS RAS भी है। एक मेरी नौकरी नहीं लगी, तो मैंने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी नौकरी तो लगवा दो, कम से कम सबकी नौकरी लगी। तो भगवान ने पता क्या कहा, धमका के कहा कि नौकरी लगने के लिए ना फार्म भरना पड़ता है, और आपने तो कोई फार्म भरा ही नहीं। फार्म भरे बिना तो जरूरी नहीं है। अब आप क्या मानोगे कि MSc गोल्ड मेडलिस्ट सोइल साइंस से हूँ मैं, उसके बाद PhD, उसके बाद भी नहीं करनी नहीं है। तो ये एक छोटा डिसीजन उस समय का भी, आज का भी छोटा डिसीजन नहीं है। आज का भी ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है कि कोई आदमी ना ये डिसीजन कर ले कि नहीं मुझे नौकरी करनी ही नहीं, मुझे तो फलाना काम करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है ना। तो अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर, भाई आप जिस दिन, ये अपन कहते हैं ना, जिस दिन किसान ने खेती करना छोड़ दिया ना, उस दिन ये नेताओं की नेतागिरी, तपस्वियों की जो तपस्वी है ना, उनकी तपस्या दरी की दरी रह जाएगी। ये तो नो डाउट इसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर तो भाई अभी मैं घूम रहा था, मैं एक्चुअली पहले कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में या आपके कैंपस के बारे में इतना नहीं जानता था, बट आज DL सर के साथ, वो राकेश जी, उन राजेंद्र जी सर, विनोद जी, उनके साथ ना उधर मैं चला गया।
तो मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, इतना काम कर रहे हैं यहाँ, इतना वो बीज वाला जो फार्म था उसको देख के तो मैं एस्टोनिश था कि बीज जो है ना किस तरह से लोग खुद मेहनत करके यहाँ पे उसको कर रहे हैं, उसके बाद उसका वहाँ पे वो जा रहा है और वो कह रहे हैं सर छुट्टी नहीं करते हम लोग ना संडे की छुट्टी नहीं करते, संडे को भी हम लोग काम करते हैं। अब मैंने कहा ये जो डेडिकेशन है ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, इतना सारा करना मिलना, और आप लोगों के आप लोग बहुत अच्छे हैं नो डाउट, क्योंकि इतना देर तक आप लोग ना किसी को सुनने के लिए बैठे रहना, तो इसका मतलब आप में कुछ करने की जो है ना पोटेंशियल तो बहुत तगड़ी वाली पोटेंशियल, आप इस बात को मान के चलना। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन डिसीजन उसके लिए ना मैंने कहा ना छोटा डिसीजन नहीं होता है। ये चीज़ कि मुझे ना जॉब नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, ये छोटा डिसीजन नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने दिल की बात सुनी, जिन लोगों ने ना अपने अंतरात्मा की बात सुनी ना, आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको गिनाने बैठ जाऊं तो शायद हो सकता है शाम हो जाए। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो जिन्होंने नहीं करना, या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब करने के बाद, उन्होंने ज्वाइन करने के बाद हटा यार ये नहीं करना क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें। जैसे मैंने कहा ना मेरा जो इंटरेस्ट फील्ड है वो पढ़ाना है। आज भी 12 आवर्स ए डे या 14 आवर्स ए डे पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं कोई 5-5, 7-7 फैकल्टीज है पढ़ाने वाले, बहुत सैलरी देते हैं, 1-1.5 लाख 1.25 लाख रुपए देते हैं जो स्टूडेंट पढ़े उनको पता है, बहुत सारे। लेकिन फिर भी पागलपन है, पढ़ाने के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। स्टूडेंट सुबह जाना है, 6 बजे क्लास चालू करना है, 8 बजे क्लास चालू करना है, फिर रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाना है, और उसके बाद भी थकना नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट फील्ड है, मजा आता है उसमें। तो एक तो ये डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के बारे में ना, यूं किसी और को देख के नहीं लेना है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? पता आपको, एक फिलोसोफर हुए हैं बहुत बड़े अमेरिका में, उनको किसी ने पूछा कि व्हाट्स द वर्स्ट थिंग विद ए मैन, कि इंसान के साथ ना सबसे बुरी चीज क्या है? तो 2 मिनट के लिए ना वो चुप रहे। उसके बाद उन्होंने एकदम से एक जवाब दिया, एक लाइन बोली कि भैया इंसान के साथ ना सबसे बुरी चीज ये है कि इंसान सोचता नहीं। अब एक छोटी सी लाइन है, सोचता नहीं है, मुझे लग रहा है आप भी करो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनका कहने का मतलब ये था कि इंसान ना खुद नहीं सोचता है, इंसान ना फॉलो करता है कि बाकी लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना है, बाकी लोग एओ की तैयारी कर रहे हैं मुझे भी एओ की तैयारी करनी है, बाकी लोग साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी साइंटिस्ट की तैयारी करनी है। मुझे वो अपनी खुद का कोई डिसीजन नहीं होता, वो डरता है, वो किसी डिसीजन को लेते हुए डरता है कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ ना भाई, एक जॉब छोड़ के मैं किसी कंपनी को खड़ा करने जा रहा हूँ, या मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, या मुझे ना एक बगीचा लगाना है, या मुझे कुछ और काम करना है, उसको लेते टाइम उसका कलेजा बैठ जाता है, उसको डर लगता है पता नहीं क्या होगा, कैसे कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। मैं ले भी लेता हूँ निर्णय, लेकिन कल को मेरे साथ वाले ना मेरे से आगे, एक डर होता है, एक जब आदमी सोचने समझने की क्षमता आ जाती है तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि यार वो क्योंकि आज ये कंपटीशन का दौर है, तो उसको लगता है कि मेरे साथ वाला स्टूडेंट है ना वो कहीं मुझसे आगे नहीं निकल जाए, या वो पहले जॉब लग जाए मैं रह जाऊं, या हो सकता है मेरा वो जो काम मैं करने जा रहा हूं वो फ्लॉप हो जाए, है ना। ऐसे एक बड़ा एक डर होता है। लेकिन अगर आप, और वो भी देखिए जायज़ है, उसमें कोई नो डाउट, क्योंकि हम लोग ना अपने जीवन के बारे में, मैंने कहा ना आप अपने जीवन के सबसे बड़े योद्धा आप हैं। जीवन एक महाभारत है, मैंने जस्ट वहाँ थोड़ी देर पहले भी उस लाइन पे था, जीवन एक महाभारत है, और उसका जो इंसान खुद होता है ना वो अपनी लाइफ का ना सबसे बड़ा योद्धा होता है। आपके लिए, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। देखो आपकी घर, चाहे इसको आप अदरवाइज लेना, चाहे आप इसको पॉजिटिव, आपके लिए भी आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा आपके जीवन में कोई नहीं है। यू आर द फर्स्ट, बाकी जो है ना वो सेकंड है। तो अपने जीवन के बारे में ना डिसीजन लेना, फिर उसमें भी इतना बड़ा डर होना कि भाई पता नहीं क्या होगा। तो अगर आप, एक तो पहली बात तो ये कि आप अपने आप पे ना बिलीव करना सीखें। हम लोग ना दुनिया पे बहुत बिलीव करते हैं, हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो पड़ोसी पे बहुत बिलीव करते हैं, उसको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा जानता है, तो धीरे धीरे उसको पूछते हैं वही छठे में बता दे क्या आ रहा है यार, वही 7वें में थोड़ा बता दे क्या आ रहा है। मतलब हम लोग, और अनजान से, ये तो चलो एग्जाम में तो आप हो सकता है आप में से पता होगा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये कमजोर है, इसको तो पूछना है, इसको नहीं पूछना है, ये ज्यादा जानता है मेरे से। लेकिन एक एग्जाम जिसमें हम जानते नहीं किसी को, उसमें भी साइड में देखते हैं, उसमें भी साइड में देख रहे होते हैं कि वो ज्यादा अच्छा कर रहा होगा, उसको ज्यादा आ रहा होगा मेरे से, है ना। एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद पे विश्वास नहीं है। हम लोग पढ़ भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से अच्छा नहीं होगा। तो एक तो ना जीवन के बारे में डिसीजन, एक अपने आप पे ना बहुत विश्वास करना सीखो। आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कहा ना यू आर द फर्स्ट इन योर लाइफ, आप अपने जीवन के प्रथम व्यक्ति है। जिस तरह से हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं, राजस्थान के गवर्नर होते हैं, तो आपके जीवन के आप फर्स्ट इंसान हैं। यू आर द फर्स्ट मैन ऑफ योर लाइफ।
तो सबसे पहले तो अपने पे बिलीव करना क्या है उसका निर्णय। जैसे मैंने कहा ना, इंसान वहीं जाता है। जैसे मैंने कहा सुबह में चला, इधर आया क्योंकि माइंड में था कि आज मुझे वहां जाना है और इसलिए मैं आया। अगर मुझे पता नहीं होता ना, गाड़ी स्टार्ट कर दी, चल पड़े, अब जाना कहाँ है ये पता नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो शायद मैं यहाँ इस टारगेट पे नहीं आता। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले तो डिसीजन लीजिए कि जाना कहाँ है। एक इंसान, एक छोटी सी फिलोसॉफी जो अक्सर मैं बच्चों को सुनाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से एक इंसान बैठ रहा है, एक गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर कुछ सवारियाँ बैठ रही होती है और एक कंडक्टर जो है ना वो खड़े होते हैं और एक एक सवारी को पूछ रहे होते हैं, बोलिए जी कहाँ जाना है। तो किसी ने कहा जी मुझे टोंक जाना है, जयपुर की गाड़ी जा रही है, उसमें कहा टोंक जाना है। तो हाँ जी बैठ जाइए। फिर किसी से भाई हाँ आप बताइए जी कहाँ जाओगे, दूसरी सवारी आ रही है उसके पीछे, बोला जी मुझे देवली उतरना है, बोला आप भी बैठ जाओ। हाँ बताओ जी, अब मुझे इंडोली जाना है, बोली आप भी बैठ जाओ। ऐसे करते करते ना सब अपने अपने स्टैंड, या मुझे जयपुर जाना है, इस तरह से बैठते गए। अब एक सवारी अचानक ऐसी आती है, बोला सर सर मुझे भी बैठने दो। कंडक्टर ने कहा भाई साहब जाना कहाँ है? बोला भाई साहब आप थोड़ा साइड में मुझे बैठने दो। कंडक्टर साहब अरे भाई बताओ तो सही जाना कहाँ है? तो उस सवारी ने जवाब दिया जी जाना कहाँ है? ये तो देखो मुझे पता ही नहीं सर जाना कहाँ है, ये तो मैंने अपना डिसाइड नहीं किया। भैया जिसने देवली का डिसाइड किया ना, देवली उतर चुका है। जयपुर का डिसाइड किया, जयपुर उतर चुका है। हिंडोली वाला हिंडोली उतर चुका है, बूंदी वाला बूंदी उतर चुका है। लेकिन एक इंसान पिछले 20 साल से कोटा के स्टैंड पे खड़ा है क्योंकि उसको क्लियर ही नहीं है जाना कहाँ है। वो जानता ही नहीं, ही डजंट नो वेयर टू गो, कि जाना का पता नहीं है। तो सबसे पहले तो क्लियर कट, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं आप, यू आर द मेच्योर स्टूडेंट, यूँ कह सकते हैं। जितना एक बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट होता है उसकी शायद एक अच्छी वाली स्टेज पे आ, तो कहाँ जाना उसका डिसीजन ले लेना चाहिए। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं होता बेटा। आपको लगता है कि मेरे जो आज का जो IQ लेवल है या मेरी जो पढ़ाई का स्तर है उसके हिसाब से मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता या वो तो हो ही नहीं सकता, ये केवल आपके दिमाग का वहम है। ये आपके दिमाग का वहम है। आपको मैं हिंदुस्तान के हजारों ऐसे इंसान बता सकता हूं जो कुछ नहीं थे, नथिंग, 10th क्लास 45%। आपके यहीं पे एक प्रोफेसर सर है, आप कभी डॉक्टर JPG तेतरवाल को जानते हो? वो हमारे गांव के हैं। कभी आप उनसे पूछना बॉस आपका ना सर आपका 10th का क्या स्कोर है? मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अचानक याद है वो यही पोस्टिंग है उनका। इज माई जस्ट सीनियर एंड एक ही गाँव के हैं वो। मेरे मतलब मैं उनके गाँव का हूँ, मेरे से सीनियर है वो, मेरे गाँव के नहीं, मैं उनके गाँव का हूँ, ठीक है। तो उन डॉक्टर साहब का ना 10th क्लास में आप पूछ लेना, कहीं दूर के नहीं है, 45, 48 या 50, 56% है। इसके बाद में 12th की बात करें तो 12th में 58, 60 इस तरह से उनका था परसेंटेज। तो उनके बड़े भाई हैं जो बहुत बड़े इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं। अगर आप कभी मांगीलाल जी तेतरवाल का नाम सुनाओ, डॉक्टर ML तेतरवाल इज द इंटरनेशनल साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम उनका। हम गर्व के साथ कहते हैं कि वो हम उनके गांव के हैं, हम उनके गांव के हैं। ही इज द इंस्पिरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। वो उस हमारे एरिया के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन उनके जो बड़े भैया है। क्योंकि एक साधारण परिवार से निकलना, वहाँ जाना, फिर उसके बाद में इतने बड़े लेवल पे आना कि आज वो सीधा हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सीधा फ़ोन लगा के बात करते हैं, तो अगले उनको रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब बताइए क्या बात थी, कि इस तरह से इतना बड़ा नाम उनका आज। तो उन्होंने जब 12th किया, डॉक्टर JPG तेतरवाल साहब ने जब 12th किया, तो 12th करने के बाद में उनको लगा मेरी बस की बात नहीं है कहानी। तो उन्होंने एक कॉलेज हमारे पास में सांभर कॉलेज करके एक शाकंभरी महाविद्यालय, वहाँ जाके उन्होंने एडमिशन ले लिया डॉक्टर साहब ने, JPG ने। तो अब वो बड़े बड़े जो भैया हैं मांगीलाल जी, डॉक्टर ML तेतरवाल साहब, वो ना उनको वापस ले आए। ये तो मेरे आंखों मतलब मेरे सामने कहानी है। उन्होंने कहा दोबारा तैयारी करो। फिर उन्होंने दोबारा तैयारी की, जेट में उनका सिलेक्शन हुआ टॉप रैंक के साथ। अब वो इंसान जिनके 45, 48, 58, आई थिंक 56 इस तरह से परसेंटेज उनका, वो सेकेंडरी में उनका मेरिट है, सेकेंडरी में यूनिवर्सिटी मेरिट है। उस समय बीकानेर एक ही यूनिवर्सिटी थी, उसमें उनका मेरिट है। उसके बाद 3rd ईयर में मेरिट है, और फिर उसके बाद उन्होंने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये उसके बाद आप आज देख लीजिए उनका कितना एक अच्छा मुकाम है। तो एक साधारण स्टूडेंट, साधारण परिवार से, जिनका कोई बहुत ज़्यादा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा, वो इंसान आज कहाँ पर है, उनके बड़े भाई साहब। तो ये इसलिए मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिया जो आपके आसपास, आपके बीच, आपके साथ ही है। मैंने महाभारत के टाइम की बात हालांकि पहले की है, लेकिन अभी इस समय जो दिया ना वो आप में से ही। तो ये आप पहले क्या थे, इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। आप किस परिवार में जन्म लेते हैं, मैं अक्सर एक बात बच्चों से हमेशा कहता हूँ, शायद हो सकता है किसी बच्चे को रिपीट ही हो रही होगी। आप किस परिवार में जन्म हुआ है, किस धर्म में, किस जाति में, किस गांव में, किस क्षेत्र में,
डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है इसका कोई मीन नहीं है। एक ही चीज का मीन है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप किस लेवल पे अपने आप को देखते हैं, और आपका जो है ना किस तरह का आपका जो एथिक्स है, आपका जो थिंकिंग पावर है, आपका जो एक जुनून है, आपका जो एक लड़ने का जो जज्बा है, आप अपने आप को जो है ना किस हद तक उस चीज के लिए ले जा सकते हैं। आजकल तो लोग जो है ना एक छोटी सी बात के लिए हाथ की नसें काट लेते हैं, है ना, जिसका कोई मीन नहीं है, डजंट मीन, वो एक क्षणिक चीज होती है, एक वो होता है, लेकिन उस छोटी सी चीज के लिए उसके लिए हाथ की नसें काट लेते हैं। यहाँ तो हाथ की नस नहीं काटनी है, उतना तो लेवल बहुत उतना जिस दिन वो लेवल आ गया ना, आपका हाथ की नस काटने वाला लेवल अगर आपका सक्सेस के लिए आ गया, उतना नहीं, वो तो बहुत ज्यादा लेवल है, उससे तो बहुत कम। उस दिन आप चाहे हिंदुस्तान की नहीं, आप IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो IAS से भी अच्छा मानते लोग, वहां चले जाओगे। उसका कुछ भाग ही हम लोग ना उस चीज के लिए जिसका कोई जीवन में औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके लिए इस लेवल तक जा सकते हैं, है ना। आप एक मेच्योर स्टूडेंट है, इसलिए मैं मेच्योर की तरह बात कर रहा हूं, उस लेवल तक। और जो चीज यहाँ तो मतलब वो तो कोई मीन ही नहीं है उसका, और यहाँ तो पूरी जिंदगी की पड़ी यार, आपकी नहीं पड़ी, आप अकेले नहीं, आप ये मत समझना कि आप अकेले, आप यहाँ बैठे ना तो आप अकेले नहीं बैठे, आपके मम्मी का एक उम्मीद है बेटा, एक पापा की जो है ना बेटा, पापा की एक तस्वीर, आप अपने परिवार की इमेज है, आप आने वाली पीढ़ी जो इस धरती पे हो सकता आई होगी या नहीं आई होगी, उसके एक आइकन है। इतने लोग जो है ना, और भी कई सारे लोग आपके वेल विशर्स, आपके इतने लोगों की उम्मीदें आप, और उसके लिए ना वहां तो लेवल आपका बहुत आई है ना। जो भी इस तरह का माफी चाहूंगा, हो सकता है आप इस तरह से नहीं होंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसको, अदरवाइज नहीं ले, नस काटने वाली जो बात कर रहा हूं मैं, वहां तो मतलब इतना लोग इतना लेवल से आगे बढ़ जाते हैं। और जहां अपने जीवन की बात आई, अपने जीवन की नहीं, मम्मी की, पापा की, आने वाली पीढ़ी की, वेल विशर्स की, परिवार की, वहां हम लोग ना हिचकिचाते हैं किसी काम को करते हुए, किसी डिसीजन को लेते हुए हिचकिचाते हैं, अपने आप पे विश्वास नहीं करते अपने, है ना। तो अपने आप को ना उस लेवल पे लेके आओ। कब सक्सेस कब होता है पता है इंसान, जब उसको कुछ और दिखता ही नहीं है, रात दिन केवल वही चीज दिखती है जो उसको चाहिए जीवन में। एक छोटा सा गांव है मेरा, पचकोटिया, जैसे मैंने बताया भी, मांगीलाल देतरवाल का, और एक डार्क जोन में आता हो गाँव, मतलब वहाँ कोई बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, और आज पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स वहाँ उस छोटे से गाँव में पढ़ते हैं। आपके यहाँ कोटा के स्टूडेंट, बूंदी के स्टूडेंट, है ना, आपके शायद ही कोई, राजस्थान का तो शायद ही कोई जिला होगा जहाँ के 20 से 25 बच्चे नहीं हैं, और छोटा सा गांव है। देखिए आप कोटा में किसी को ला सकते हैं, आप जयपुर में किसी को ला सकते हैं, उदयपुर में किसी को ला सकते हैं, आप ना बीकानेर में ला सकते हैं, लेकिन बीकानेर से, कोटा से, उदयपुर से, जयपुर से किसी बच्चे को गांव में ले जा रहे हो तो कितना बड़ा पागलपन होगा उस इंसान का, कितना बड़ा है कि। तो ये मैं कोई अपनी बढ़ाई करने के लिए यहाँ इस तरह से नहीं आया हूँ, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि इंसान ना कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर जाता है, हकीकत में कर जाता है। मैं अपने जीवन, ये मैं कोई किताब में पढ़ के या इस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है जीवन का, जो जीवन को किस तरह से लेते इंसान, वो वाला सारा वो अनुभव आपको बता रहा हूँ। कोई कुछ भी, फिर मैंने कहा ना, हम लोग वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। आप जैसे आप किसी को देखना, एक बच्चा कोई कोचिंग चला गया ना, उसके साथ 15 चले जाएंगे, उनको पूछो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो चला गया था पहले वो चला गया था। आप गाँव में देख लीजिए आज कि आप किसकी तैयारी कर रहे, बोला पटवारी कर रहे हैं। पटवारी क्यों कर रहे हैं, बोला वो 5 जने और कर रहे थे, फिर मैंने कहा चलो अपनी पटवारी कर लेते हैं, है ना। एक वो जैसे कहा ना भाई, आदमी सोचता नहीं है, फिलोसोफर फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने कहा था कि आदमी सोचता नहीं, हकीकत यही है। हम लोग तो वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, अपनी खुद के अंदर क्या चल रहा है, मुझे करना क्या चाहिए, किस चीज़ में खुशी मिलेगी मुझे, किस काम को जो है ना करने में मुझे आनंद आएगा। किसी का जैसे मेरा पढ़ाना बहुत बड़ा मतलब वो है, पागलपन है, हद से ज़्यादा। मैं एक क्लास को लगातार 12 घंटे पढ़ा देता हूँ, ना तो क्लास को पता लगता है 12 घंटे हो गए, ना मुझे पता लगता है 12 घंटे हो गए, ये बच्चे बैठे पूछ लेना चाहिए आपसे, इतना वो है। तो मेरा इंटरेस्ट फील्ड है। आप रात और ये भी नहीं कि सर 12वें घंटे में ना सर की हालत ख़राब थी, सर के ना बोला नहीं जा रहा था, सर काँप रहे थे, सर की जो है ना थकान आ गई थी हल्की। जो क्लास मॉर्निंग, अभी एक्चुअली क्या है कि परसों 12 घंटे, कल 14 घंटे, उसके बाद में रात भर ये सारा
तो हो सकता है हल्का फुल्का आपको लग भी रहा होगा भाई सर थोड़ा सा थके से लग रहे हैं, वो उसका कारण ये हो सकता है कि इतना लंबा ये सारा, बाकी पढ़ाई से कभी थकान नहीं आती क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट फील्ड है। तो आपको भी जो लगे ना, जैसे आप में से हो सकता है कोई क्रिकेट का शौकीन है और उसको कहे कि आप क्रिकेट खेलिए, है ना, वो मैं कह रहा हूँ 12 घंटे खेल जाएगा, 15 घंटे, उसके बाद बोला यार थोड़ा और खेलना, चल यार खेल लेते, है ना। किसी का ताश पत्ती खेलने का है, किसी का ना आजकल ये क्या चल पबजी वगैरह ये इनका खेल वो है, थकते ही नहीं, रात को खिलवा लो, दिन में खेल लेंगे 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो वो इसलिए क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट फील्ड है, आपको उसमें आनंद आता है, आपको उसमें अच्छा लगता है, आपको वो करने में। तो ये चीज़, ये मैं आप शुरू से मैं एक ही पॉइंट पे बात कर रहा हूँ ज़्यादा, कि आप करेंगे क्या उसका, तो और वो करो। देखिए मैं किस भेड़ चाल चलने वाली मुझे अच्छा नहीं लगता है, बाकी क्या कर रहे हैं उससे मुझे नहीं मतलब है। क्योंकि जिस समय हम लोगों ने इंस्टीट्यूट डाला ना, उस समय लोग ये कहते थे कि ये क्या धंधा पकड़ाया गया। इवन एक मेरे परिवार में है, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि यार ये क्या किया है, आप MSc के गोल्ड मेडलिस्ट, उस समय मैंने PhD तो बाद में किया, तो आप ये क्या कर रहे हैं, आपके साथ वाले सारे इस तरह से वो कर रहे हैं, ये लग गए वो लग गए, और आप ये क्या कर रहे हैं। और मुझे शर्म सी आती है, उन्होंने आगे वर्ड बोला कि मुझे शर्म सी आती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे परिवार में थे, तो मैंने उनको सिंपली ये कहा कि भैया अगर आपको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, और उसकी वजह से आप किसी को कहते हुए आपको शर्म आ रही है कि मैं, वो कह रहे कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार तेरे वाले भाई क्या काम कर रहा है, ये तो वो काम करते हैं, वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने उनको एक ही सिंपली वर्ड में कहा कि आप अब कोई इस तरह की बात हो ना, तो आप ऐसा करना, उनको ये बोल देना कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, इज नॉट माई ब्रदर। आप ऐसा बोल देना मेरा भाई नहीं हो, मैं नहीं जानता उसको। लेकिन मैंने उनको साथ ये कहा था, मैंने कहा एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप लोगों को कहेंगे कि वो मेरा भाई है, और लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि वो आपका भाई कैसे हो सकता है ना। वो तो ये वो ही बात है। आप बेटा अपने बड़े बच्चे हैं, क्या करना है उसका डिसीजन ले। बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत, मैं कह रहा हूँ अथाह ये संसार ना, ये जैसे स्काई की कोई लिमिट नहीं होती ना, स्काई डजंट हैव लिमिट, आप कितना भी जा सकते हैं, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज की कोई लिमिट नहीं होती। अब वो आपको ढूंढनी है कि मुझे किस में करना है, क्या करना है ना वो। और उसके बाद जब आदमी चलना शुरू करता है ना, रास्ते मिलते चले जाते हैं। हो सकता था हमारे टाइम में ना, हम लोग पहली बात तो हमें पता नहीं था कि IAS क्या होते हैं, RAS क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मान लो किसी को पता भी था तो ये पता नहीं था कि उसके लिए कैसे तैयारी होती है, कहाँ होती है, कैसे फार्म भरते हैं। लेकिन आज तो हजारों ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहिए। जैसे आपने डिसीजन किया ये करना है, आज तो इतने, आप यूट्यूब पे गए, आप गूगल पे चले गए, आप कहीं चले गए, आप जो भी चाहते हैं ना उसकी जानकारी भरी पड़ी है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितना करते हैं, है ना, कितना करते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये किसी से मत पूछा करो कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, है ना, मैं इस तैयारी के लिए कितना पढ़ूं, ये कितना पढ़ूं, ये तो आपका निर्णय होता है। ये आपका निर्णय, आपके माइंड का निर्णय, आपके बॉडी का निर्णय, आपके एनवायरनमेंट का निर्णय, आपके आस वो अदर एस्पेक्ट है। लेकिन करना कैसे है, उसके लिए क्या पढ़ना है, उसके तो आज हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों ऐसे वेबसाइट या पेजेस है जहां आप जाके उस जानकारी। तो आज जो है ना, एक यूं कहे कि आज टेक्नोलॉजी का टाइम है ना, उस सही तरीके से यूज करें। बहुत ये डिस्ट्रक्टिव भी है, ये ऐसी चीज है टेक्नोलॉजी जिसने कईयों की तो जिंदगियां खराब कर दी। एक बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो चला गया बाहर और घर वालों से दूर कहीं रूम लेके रह रहा है, वहां पर उसको मोबाइल मिल गया, उसके बाद उसने उसका मिस यूज करना शुरू किया। कहाँ तो उसके सपने थे कि मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा, और कहाँ एक मोबाइल ने उसकी। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत डिस्ट्रक्टिव भी है और बहुत काम की भी है। तो ये चीज एकदम क्लियर अपने दिमाग में रखें। एक इसमें ना सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो माहौल का भी पड़ता है। एक बड़ा कारण है माहौल, बहुत फर्क पड़ता है उसका। आप जैसे कहीं गए हैं, जैसे यहाँ पर आपने एडमिशन लिया, बहुत उम्मीदें, बहुत सपने आपके थे कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में पढ़ रहा हूँ, है ना, वहाँ जा रहा हूँ, और एक फ्रेंड आपका मिल गया जो आपसे भी ज़्यादा जुनूनी था, जो आपसे भी ज़्यादा जो है ना बहुत अच्छा करने के उसके और भी बड़े सपने थे, और उसके साथ साथ आप उसके साथ रह के आप भी और ज़्यादा एक पागलपन के साथ ना उस काम को करने लगे। एक दूसरा स्टूडेंट आया, सेम केस था उसका भी, वो भी बड़े सपने लेके आया था, आंखों में चमक थी, बहुत अच्छा करूँगा। एक दोस्त मिल गया उसका ऐसा, जो हमेशा इस तरह की बात करता है, हमेशा ना नेगेटिव बात करता है, नो वर्ड ज़्यादा यूज़ करता है। मतलब मे बी वो हमेशा ना गिरते हुए यान की बात करता है, अस्त होते हुए सूरज की बात करता है, बंद होते हुए गेट की बात करता है ना। ऐसे मिलते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आप में से भी कई होंगे। मेरे साथ वाले, मुझे याद है, मतलब एक ताज्जुब की बात बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था ना, तो जब हमारा बेच था, उस बेच में मैंने पहले ही कैटेगरी बना ली थी हर स्टूडेंट की
कि ये लड़का ना बहुत आगे जाके जाएगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और उसका 99.99% एग्जैक्ट था वो। जैसे मैं आज याद करूँ ना किसी को, भाई ये तो उसी लेवल पे हो, भले ही वो नौकरी लगाओगा लेकिन वो नौकरी उसकी वैसी है। उसके बाद एक दूसरा भाई वो इस तरह का था तो वो उसी लेवल पे है। तो जैसा जैसा वो बनाया था ना मैंने उस समय जो दिमाग में था, एक्चुअली सेम टू सेम ही वो अप्लाई हुआ लाइफ के ऊपर, वैसा का वैसा अप्लाई हुआ। कि कुछ लोग तो बात ही ऐसे करते हैं कि आज जैसे हो सकता है आप में से कई ऐसे करते होंगे, भाई नौकरी कहाँ पड़ी है, एक आधा तो आप में 100% होगा जो नौकरी कहाँ पड़ी है यार, मैं तो इस तरह से आ गया यार, फंस गया यार, अब मैं क्या करूँगा यार, अब मेरी क्या होगी, ऐसे होंगे कुछ। तो कुछ हैं आप में से ऐसे, 100% होते हैं ऐसे कि यार ये हो गया। वो बात ही ऐसे करते हैं, हमेशा किसी के साथ बैठते रहे, यार ये क्या पंगा ले लिया है ना, इतने में तो मैं वो कर लेता, ये कर लेता। और कुछ ऐसे होंगे जो इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, वो अपना सीखने से है ना, वो पढ़ने से सीखने से अपनी लर्निंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ा रहे हैं, वो ना बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें पूरा अपने आप को डाल दिया पूरी तरह से, और एकदम 100% वो मतलब यूँ कह सकते हैं जैसे एग्रीरियन होता है, जैसे कोई जिसके अंदर रोम रोम में एग्रीकल्चर, वो सुबह उठे तो भी एग्रीकल्चर, सोए तो भी एग्रीकल्चर है ना, दिन में कहीं घूम रहा है तो भी वो एग्रीकल्चर दिमाग में चल रही है ना, उसके क्रॉप चल रही है, उसके सीड चल रहे हैं, उसके ये चल रहे हैं। आप ये मान के चलना वो बंदा ना बहुत आगे जाने वाला है। और एक उसको देख देख के रो रहा है, यार ये क्या पंगा ले लिया, ये किस में आ गए, क्या करेंगे है ना, इतना कंपटीशन हो गया, ये हो गया, फलानी पोस्ट नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना वो कई दिनों से अटका पड़ा है, वो सुपरवाइजर की पोस्ट पता नहीं कब आएगी है ना, इसका क्या होगा, वो घोषणा तो कर दी गवर्नमेंट ने लेकिन आएगी कि नहीं आएगी है ना, ऐसा चलता धुन चलता है। और एक बच्चा उसको परवाह नहीं है कि क्या करना है, मतलब वो पूरा उसने दिमाग में डाली मुझे एग्रीकल्चर में जाना है और इसमें बेस्ट करना है, शानदार करना है, इसके अंदर अच्छा करना है, चाहे मुझे बात की चीज़ है कि मुझे नौकरी लगना ही है, लेकिन मुझे अभी इस समय तो मेरा एग्रीकल्चर द बेस्ट है, मुझे एग्रीकल्चर में जाना है और मुझे कुछ भी इसके अंदर जो है ना बेस्ट करना है, कुछ भी मतलब अपना बिजनेस करना है, डिसाइड कर लिया उसने पहले ही, या मुझे ना इसमें ये करना है, या ये चीज़ सीखनी है, या मुझे जो है ना इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन वो तल्लीन है उसके अंदर, वो पूरा तल्लीन है, बेस्ट करने वाला है, शानदार करने वाला है, उसके दिमाग में बैठ चुका मुझे करना यही है, उसका डिसीजन हो चुका है। आप ये मत कहना कि सर ये तो हो गया उसका डिसीजन कि मुझे इसमें शानदार करना है। और एक दूसरा इस तरह का जो ये कि ये करूँ वो करूँ, कि उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही है। तो एक माहौल जो होता है ना, माहौल की बात कर रहा था मैं, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे स्टूडेंट आते हैं हॉस्टल्स में हमारे भी, जो आए तब उनका बहुत तगड़ा जुनून होता है, 2-4 दिन बाद में, 10-20 दिन बाद में, महीने भर बाद उनकी दोस्ती ऐसे बच्चों से हो जाती है जो हमेशा ही नेगेटिव बात करते हैं, और धीरे धीरे उनका सुपड़ा मतलब बिल्कुल क्लियर यूँ हो जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा, अब अच्छा नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उनका जो है ना एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता, उनके एकेडमिक ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, लेकिन वो बच्चे उनको साथ वाले ऐसे मिल जाते हैं कि वो तूफानी कर जाते हैं। तो माहौल का बड़ा इसमें कहीं परवाह नहीं करनी। अभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये मेरा फ्रेंड है, हालांकि ये सही तो नहीं है, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ इसके बिना, ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक बच्चा ना इतना ज़्यादा किसी और का ना इतने उसके माइंड से चलने लग जाता है, उसके माइंड में ना उसको लगता है कि ये सब कुछ है, ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कि वो कोई काम भी करना उसको कहेगा यार आप जाके बोल के आओ, कोई और किससे बात भी करनी यार आप बोलो, डीन साहब से मिलना यार भाई यार मेरा काम है मेरे साथ चल, डीन साहब को बोलना है, या किसी सर को बोलना है कि मेरे साथ चल। इतना ज़्यादा हावी हो चुका होता हो कि वो दूसरे वाला ना वो दिमाग से पंगु हो चुका होता है। भैया आपका काम है, डीन साहब कोई यूँ तो है नहीं कि हर किसी को जाते ही जो है ना धमकाते हैं या डांटते हैं, आपका काम है आप शालीन तरीके से जाके उनको कह सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है साथ ले जाने की। साथ भी कोई गया तो उसको कह दो आप 2 मिनट रुको मैं सर से मिलके आ रहा हूँ जाके। इस तरह से अपने आप को डेवलप करो, किसी और के भाई वही करेगा या वही उससे होगा, इस तरह इतना भी किसी को अधिकार मत दो कि वो आपके दिमाग को चलाने लग जाए। इतना अधिकार मत दो किसी को कि आपको वो चलाने लग जाए, कि आपको ना वो आपके दिमाग पे रन करने लग जाए, कि आप उसके बिना आपको लगे कि वो घर पे चला गया तो मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा। मम्मी ने पूछा बेटा कैसे आ गया, बोलो साथ वाला चला गया था, तो क्या हो गया, तो फिर मैं अकेला कैसे रहता। भाई अकेला जीवन की लड़ाई तो अकेले लड़नी है, कितने दिन उसको साथ रखेगा, कितने दिन जो है ना आप उसके उस बैसाखी के सहारे रहेंगे। तो डिसीजन मेकिंग पावर को, अपने आप पे विश्वास करने को, कहाँ जाना उसको डिसाइड करने को, जिस काम को कर रहे हो उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाने को, इनको बहुत अपने जीवन में उतारो, तगड़े तरीके से उतारो। मतलब करना है मुझे ये इस तरह से। अभी जो है ना आप ये होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना तो आप थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा आपको, फिर 2-4 दिन बाद फिर भाई एक तो देखो मैं आपको बता दूँ, आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं हो,
5वीं के बच्चे को क्या होती है, उसकी मम्मी चाटा मार के पढ़ ये कर, है ना, या उसको धमकारी होती है ये नहीं करना ये करना है उसके फिर कोई काम, तो फिर हम ऐसे, आप जो है ना बेटा सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको पढ़ने के लिए कोई कहेगा नहीं, आपको कुछ अच्छा करने के लिए कोई कहने नहीं आएगा। हम लोग इसी उम्मीद में बैठे रहते, कोई कह ही नहीं रहा मेरे को, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों तैयारी करूं, मैं क्यों जो है ना उस काम को करूं, मुझे कोई कह तो नहीं रहा। भैया आप इस लेवल पे है कि आपको अपने आप को खुद को ही कहना है, आपको खुद को ही अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। आप किसी का वेट कर रहे हैं कि वो आएगा या इस तरह से कोई चमत्कार होगा या इस तरह से होगा, कुछ नहीं होना है आपको। और मैंने शुरू में कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या थे, कुछ भी नहीं है इसका तो कोई मीन ही नहीं है। किसी को आप ये पूछो कि आप पहले क्या करते थे, क्या परसेंटेज था, मतलब ही नहीं उसका, मतलब ही नहीं, मीन ही नहीं उसका। मैं कह रहा हूं ना, ऐसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट, जो एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं थे लेकिन आज वो दुनिया को रन करते हैं, वो दुनिया को चलाते हैं, वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, वो पूरे सिस्टम बनाते हैं। आज हिंदुस्तान की नीतियां लिखते हैं वो, आज हिंदुस्तान के संविधान में किसी एक्ट को चेंज करने की ताकत है उनके पास। दे कैन चेंज द एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इतने पावरफुल है। जबकि उनके फ्लैशबैक में जाओ, कुछ नहीं थे। पापा जी बोला एक मजदूरी करते थे, घर पे क्या था, बोला कुछ नहीं था, बकरी चराते थे या ये इस तरह से जो है ना मजदूरी करके लाते थे, और आज वो हिंदुस्तान की नीतियां बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर कट है कि यहां का खेल खतरनाक होता है। यहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, क्या थे, है ना, क्या कर रहे थे, ये ज्यादा इसका अहमियत नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं देखो दुनिया में, एक तो इमोशंस रखने वाले, एक इस तरह के होते हैं जिनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कुछ भी कह दो उनको, है ना, उसको ना मम्मी की कोई परवाह है ना पापा की परवाह है। और कुछ ऐसे होते हैं आप में से जो कभी कभी तो किसी टाइम तो आप जो है ना बैठ के अपनी मम्मी को या पापा को या घर वालों को याद करते होंगे कि वो, है ना, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ या उनके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना, उनके लिए क्या होना चाहिए और मैं वास्तव में उनके लिए क्या कर रहा हूँ, और वो किस उम्मीद से, है ना, वो एक इमोशनल लोग होते हैं। और मेरे हिसाब से देखो, हो सकता है किसी की थ्योरी अलग होगी, लेकिन मेरे हिसाब से सक्सेस में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने मम्मी या पापा को याद नहीं करते ना, या उनके लिए उनको वो आपको उनसे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या उनको देख के आपको उनके ऊपर मतलब कुछ अच्छा करने का नहीं आ रहा ना, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से फिर आप सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे। वो जो भी है, मैं मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है परिवार में और भी दादी भी हो सकती है, दादा भी हो सकता है, या और कोई परिवार में हो सकता है, तो वो उनके साथ जो इमोशंस है ना बेटा, वो भी आपके जीवन में बड़ा रोल अदा करते हैं। कि आपको किसी ने, बहुत बार होता है सर, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कुछ नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, तेरे से कुछ नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग होते हैं कि भाई साहब आपने उनको कह दिया ना कि आप कुछ नहीं कर सकते या तेरे से कुछ नहीं होगा, वो तो पागल हो जाते हैं, वो तो बोला क्या नहीं होगा सर, कौन सी काम की बात कर रहे हैं आप, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, यही करके दिखाऊंगा आपको। ये मेरी प्रतिज्ञा आज के बाद में होता है, ऐसे प्रतिज्ञा होता है लोग। मैं एक स्टोरी है शायद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, काफी सारे बच्चों के लिए हो सकता है वो रिपीट हो रही होगी। 2007 का रिजल्ट आता है और एक गोविंद जायसवाल करके एक बच्चा होता है, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है इमोशंस वाली बात है, उसको बता रहा हूं आपको। एक बनारस का लड़का होता है, कभी सुना भी होगा, देखा होगा टीवी पे या इस पे यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा आपने। एक बनारस का बच्चा होता है, उसके पापा जी रिक्शा चलाते हैं, और इमोशंस के बारे में बता रहा हूँ। इमोशंस का मतलब अपमान से या इस तरह से कभी आदमी बहुत अच्छा कर जाता है। तो वो लड़का एक साधारण सा, मतलब साधारण तो नहीं कहेंगे, उसको बहुत लोअर क्लास कहेंगे, क्योंकि उसके फादर रिक्शा चलाते हैं, 2 बहनें होती है, ममता और गीता करके, और वो लोग ना एक साधारण सी जिंदगी जी रहे होते हैं, मतलब साधारण भी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साधारण नहीं थी, बिल्कुल बेकार जिंदगी जी रहे थे। और मदर को कैंसर हो गया, और उसके बाद में पापा ने ना मदर को बचाने के लिए, उनके पास कुछ रिक्शे हुआ करते, तो रिक्शे बेचते स्थिति ये हो गई कि ना तो मदर बची और ना एक के अलावा बाकी रिक्शे बचे। तो चल रहा था, सब कुछ ठीक था, दोनों बहनों ने पढ़ने का ट्राई किया, लेकिन वो
माहौल कुछ इस तरह का था कि लोग उनके ताने देते उनको कि आप क्या पढ़ोगे, आप तो बर्तन साफ करने पढ़ लिख के क्या कर लोगे, है ना। इस तरह से उनकी स्थिति ये थी। भाई ने पढ़ने की कोशिश की तो भी लोगों ने वही मजाक करना था, लेकिन उनके फादर जो थे ना, उन्होंने, मदर एक्सपायर हो गई, बच्ची है और बच्चा, उनके फादर ने ना उनको एक अच्छा ठीक स्कूल था, मतलब बहुत अच्छा स्कूल था बनारस का, उसमें एडमिशन दिला दिया जैसे तैसे करके, भाई मुझे इसको बच्चे को पढ़ाना है, बेटियां नहीं पढ़ पाई, है ना, तो चलो इसको पढ़ा लेते हैं। और बेटियों की शादी हो गई, उसके बाद वो दोनों बाप बेटे ही होते हैं। अब एक दिन होता क्या है, वो उसकी दोस्ती ना ठीक ठाक परिवार के बच्चे से हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा एक पैसे वाला परिवार का बच्चा होता है, उस दोस्ती उस गोविंद जायसवाल की, उस रिक्शे चलाने वाली बेटे की उस बच्चे से दोस्ती हो जाती है और उसके घर चला जाता है। एक दिन वो ले जाता है कि यार चल मेरे घर चलते हैं, तो गोविंद जायसवाल उसके साथ चला गया। अब वो लोग खेल रहे होते हैं, इतने में वो घर का जो मालिक होता है जिस बच्चे के साथ गया था वो उसके पापा जी आ जाते हैं और आके ना वो बच्चा उठ के प्रणाम करता, बोला अंकल प्रणाम नमस्ते, बोला बेटा खुश रहो, बोला बेटा आप कौन हो, बोला मेरा नाम गोविंद है या गोविंद जायसवाल है, बोला बेटा बहुत अच्छा, मेरे बच्चे के दोस्त, बोला हाँ अंकल हम दोनों ना साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं। तो अब ये यहाँ तक तो ठीक था। अब उस अंकल ने गलती क्या करती, उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपके पापा ना क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आप किस कॉलोनी में रहते हैं, किस सेक्टर में रहते हैं, और क्या बिजनेस है या क्या नौकरी है पापा की। तो छोटा सा बच्चा ज़्यादा घुमा फिरा के बात करना नहीं आता था, 6वीं क्लास का बच्चा ज़्यादा, वो तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ना उसको ज़्यादा फिर घुमानी जैसी बातें आ जाती है, छोटे बच्चों को नहीं आती है। उसने सिंपली कहा कि अंकल ना मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और ना कोई कॉलोनी है ना कोई सेक्टर, हम तो ना गंदी बस्ती में, कच्ची बस्ती में रहते हैं और ये हमारी है। तो उस इंसान को ना बहुत बुरा लगा, उस आदमी को बहुत बुरा लगा कि यार मेरा बच्चा ना किससे दोस्ती रख रहा है, क्योंकि आज भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि जैसे कोई कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती होती तो हमें लगता है कि वो लोग किसी को अच्छा दे ही नहीं सकते, वो तो ना क्रिमिनल होते हैं, ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है कि वो किसी को बीड़ी पीना सिखा सकते हैं, किसी को ना शराब पीना सिखा सकते हैं, किसी को गलत राह पे ले जा सकते हैं। तो उस इंसान के दिमाग में बैठा हुआ था, उसने उस बच्चे को पहले तो अपने बच्चे को डांटा कि भाई तेरे को क्लास में केवल एक ही बच्चा मिला क्या दोस्ती करने के लिए, और कोई दोस्त नहीं था क्या। और साथ साथ उसने क्या गलती कर दी, उस बच्चे को भी डांट दिया, किसको, गोविंद जायसवाल को, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से दोस्ती करने की, मेरे घर पे आने की, मेरे बच्चे के साथ बैठने की या साथ रहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो इतना भयंकर तरीके से उसको डांटा कि खड़ा हो यहां से, आउट, आज के बाद में अगर मेरे बच्चे के साथ नजर आ गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो 6वीं क्लास का बच्चा, ज्यादा नहीं समझता था क्या अपमान क्या सम्मान, लेकिन उसको इतना तो पता था कि आज उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपने जो भी गंदी बस्ती या कच्ची बस्ती थी वहाँ पर चला जाता है और जाके कोई पढ़े लिखे इंसान होते हैं उसी के बस्ती में रहने वाले, उनको जाके बोलता अंकल मैं किसी के दोस्त के साथ गया था और इस तरह से ना मेरे साथ हो गया, तो ये क्या खेल था मेरे समझ में नहीं आया अंकल। तो इंसान ने कहा कि भैया वो लोग ना पैसे वाले हैं, वो ना अपने आप को स्टेटस अपना हाई मानते हैं या यूँ कहे कि वो ज़्यादा उनका, और हम लोग ना गरीब है, दबे कुचले हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं, तो उनका और अपना ना मेल नहीं हो सकता। बेटा आप उनको जाना ही नहीं था आपको वहाँ, तो आप चले क्यों गए वहाँ। तो उन्होंने कहा अंकल कुछ ऐसा हो सकता है, कोई तरीका है अंकल जिससे मैं भी उनके जैसा हो जाऊँ या उनसे अच्छा हो जाऊँ। तो उस आदमी ने कहा कि भैया इसके लिए तो फिर आपको नौकरी लगना पड़ेगा, और नौकरी छोटी मोटी सी तो आप बनारस में मकान लेकर बंगलो नहीं बना पाएंगे, उनके बराबर बनना है तो आपको बड़ी नौकरी लगनी पड़ेगी। उस छोटे से बच्चे ने पलट के पूछा अंकल बड़ी नौकरी क्या होती है बताओ ना। तो उसने कहा भैया मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितना पढ़ा लिखा हूँ, उसके हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी होती है आईएएस कलेक्टर, और इसके लिए फिर आपको आईएएस बनना पड़ेगा। उस बच्चे ने उस इंसान के मुंह पे कह दिया अंकल मुझे नहीं पता आईएएस क्या होते हैं, आई डोंट नो आईएएस क्या होते हैं, आईएएस किसका नाम है, लेकिन इतना तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ कि ना जीवन में कुछ करूंगा ना या कुछ बनूंगा ना तो आईएएस ही बनूंगा, आईएएस से नीचे नहीं बनूंगा अंकल, ये मेरी प्रतिज्ञा है। एक छोटे से बच्चे की भीषण प्रतिज्ञा थी खुद की, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आप जाके सर्च कर लेना ऐसा कैसा उसने पूरा का पूरा। उसके बाद में वो घर आता है, घर आके पापा से बोलता ना मुझे पापा ना आईएएस करना है, तो जैसे तैसे वो पढ़ा के 12वीं क्लास तक वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद में अब उसको किसी ने कहा कि भैया आईएएस बनना है, तो उसके लिए दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल है, माहौल का मैंने जैसे कहा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत होता है। तो उसने कहा दिल्ली चलना है, तो उसके पापा ने कहा ठीक है बेटा चल लेते हैं। बहनों की शादी हो ही गई थी, मदर पहले एक्सपायर हो गई, पापा और बेटा 2 ही बचे थे, तो बोला चल लेते क्या दिक्कत है। अब वो रिक्शा निकाल के कोई 30 से 1,000 रुपये में कोई ज़मीन का टुकड़ा था उनका कोई गाँव में,
कहीं गांव था उनका कहीं भी, तो वहाँ पे कुछ ज़मीन का टुकड़ा था उनके पास, तो उसमें उसको 30,000 में बेच के, 30,000 में बेच के, और एक पिता अपने बेटे को रिक्शे में बिठा के अनजान शहर में अनजान डगर पे चल पड़ते हैं आईएएस बनाने के लिए। पिता रिक्शा चला रहे हैं, बेटा पीछे बैठा है, और दुनिया से बेखबर एक बाप और बेटा दिल्ली निकल पड़ते हैं बनारस। वहाँ जाके कोई कच्ची बस्ती, गंदी बस्ती होती है जहाँ कचरा निकलता है, वहाँ जाके दोनों पिता कारीगर बनते हैं, बेटा मजदूर बनता है, और एक छोटा सा आशियाना बनाया जाता है, और वहाँ पर वो दोनों रहने लग गए। किसी से किताब उधार लाते हैं या जो भी उनके पास था उससे वो लाके और उसको पढ़ रहे होते हैं। एक शाम की बात होती है, एक शाम का टाइम था, उसके पिता को बुखार होता है, तो पता नहीं होता बेटे को कि पिता को बुखार है, और वो जाके सीधा बोलता, पापा ना मुझे 50 रुपये चाहिए, आई वांट 50 रुपीज़, मुझे ना 50 रुपये चाहिए, कुछ बुक्स लानी है, कुछ नोट्स लाने हैं। अब पिता को उस समय बुखार था, लेकिन बेटे को पता नहीं था बुखार है। क्या मतलब एक नियति की एक क्या क्रूरता मान सकते हैं आप, क्या मजाक मान सकते हैं नियति की, कि इतना बुखार है लेकिन वो पिता भी नहीं जाहिर कर रहे हैं, बेटे को पता नहीं चल रहा। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आपको ना कल 50 रुपये दे दूंगा। सारी रात बुखार से तड़पते हैं पिता, पूरी रात, और सुबह उठ के जल्दी उठ के और बेटे को 50 रुपये दिलाने के लिए रिक्शा लेके दिल्ली की सड़कों पे निकल पड़ते हैं। और बदकिस्मती देखी उस इंसान की, उस दिन बरसात और होती, बरसात के अंदर एक बुखार से तड़पता हुआ पिता अपने बेटे के 50 रुपए की व्यवस्था के लिए दिन भर रिक्शा चलाता है। 100-150 जो भी रुपए कमाते हैं शाम को वो लेके आते हैं और आके आवाज लगाते हैं कि बेटा गोविंद। बोला हाँ पापा। जो भी उनकी झुग्गी झोपड़ी थी उसमें से गोविंद बाहर आते हैं। बोला बेटा 50 रुपए ले जाओ। जी पापा आ रहा हूँ। वो जाके गोविंद जायसवाल ने कहा कि जब मुझे मेरे पिताजी वो 50 रुपए दे रहे थे, मैं बता नहीं सकता उनकी क्या हालत थी। वो इतना भयंकर तरीके से बुखार से कांप रहे थे कि वो कभी भी किसी भी समय बेहोश हो सकते थे। पूरे कपड़े उनके गीले थे और जैसे वो गीला नोट मेरे को दे रहे थे, मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी कि ये मैंने कौन सा पाप कर दिया। और उसको लग गया था कि पापा को कल शाम से ही बुखार है, मेरे पिता को कल शाम से ही बुखार था, ये उनको पता लग गया था। लेकिन इंसान की, इस भगवान की, इस देवदूत की महानता देखिए कि अपने बेटे को 50 रुपए देने के लिए ना बुखार की परवाह कर रहे हैं, ना बरसात की परवाह कर रहे हैं, ना मौसम की, ना हेल्थ की, किस चीज़ की, और 50 रुपीज़ मेरे लिए लाके मुझे दे रहे हैं। तो इस भगवान के लिए, इस देवदूत के लिए मेरी क्या भूमिका हो सकती है। यहाँ पर इमोशन शुरू हो गए। अब यहाँ पर ना इमोशनल एक यूँ कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट आ गया उसके जीवन में। उसके बाद में वो उस नोट को लेते हैं। पूरी रात भर वो सो नहीं पाया। गोविंद जायसवाल ने डायरी में लिखा कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं कभी उस नोट को देखता रात को, कभी अपने पिता को याद करता कि यार कैसे उस इंसान ने, उस भगवान ने कैसे रिक्शा चलाया होगा बुखार से इतनी भयंकर बरसात के अंदर। रात भर उस नोट को लेके रोता रहा, कभी पापा को याद करे, कभी नोट को देखे। और सुबह 4 बजे जो डेली डायरी मेंटेन करते, सुबह 4 बजे उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें दो लाइनें लिखी, जो बाद में उसने मीडिया को भी दिखाई थी कि ये उस रात की लिखी हुई लाइनें हैं। उसने उस डायरी में उसी समय लिख लिया था कि ये खामोश जिंदगी हमें जीने न देगी यारो, ये खामोश जिंदगी हमें जीने न देगी यारो, कुछ तो ऐसा कर जाओ कि दुनिया में कोहराम मच जाए। उसके बाद ना खाने का पता था, ना खाने का पता था, ना नाश्ते का पता था, ना गर्मी का पता था, ना एक ही दिमाग में था आईएएस बनना है। उस पिता के लिए, उस भगवान के लिए, उस पैगंबर के लिए मुझे कुछ करना है। उस इमोशंस के साथ वो बच्चा तैयारी कर रहा होता है। तैयारी, सिलेक्शन हो गया, मतलब मेंस का रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, केवल इंटरव्यू बाकी है। उस समय उसकी जो बड़ी वाली बहन है वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चा होने वाला था। अब बच्चे को लेके कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी। जब उन्होंने बच्चे को चेकअप कराया तो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो डॉक्टर ने कहा कि जी आप अपने बच्चे को चेकअप कराओ, इसको दिखाओ, अपने बॉडी का चेकअप कराओ, अदरवाइज आपका बच्चा, कुछ भी बच्चे को कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मर भी सकता है और शायद आप भी मर जाए। लेकिन उस अभागी बहन के पास सिर्फ इतना सा पैसा होता है कि या तो अपने बॉडी का चेकअप करवाए, अपने बच्चे का चेकअप करवाए, या फिर उस भाई को दे जिसका अगले महीने आईएएस का इंटरव्यू है और पहनने के लिए कपड़े और जूते नहीं है।
उस बहन ने, वो पहले भी बहुत मदद करती थी, कोई पैसा आता तो अपने भाई को देती थी, पहले भी शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा भाई के प्रति। उन्होंने कहा मर तो, आप कभी सर्च करना ये चीज़ सारी उसके ऊपर यूट्यूब पे, खुद की उनके बच्चों की बताई हुई। उस बहन ने कहा कि मेरा तो सुबह भी भाई के नाम से होती थी, शाम भी भाई के नाम से होती थी, दिन भी भाई के नाम से, मतलब भाई के अलावा हमारे जीवन में कुछ था ही नहीं। तो जो भी पैसा होता था वो हमेशा देती थी, लेकिन उस समय तो क्रिटिकल स्टेज ये थी कि कपड़े और जूते लाए या अपना चेकअप करवाए। उस बहन ने रोते हुए अपने भाई को नोट पकड़ा दिया, बोला भैया कपड़े और जूते लेके आओ। उस भाई ने कहा कि दीदी क्या कर रही हैं आप, आपका बच्चा मर सकता है, आप खत्म हो सकती है। बोला भैया बच्चा मर जाएगा तो और हो जाएगा मुझे, और मैं भी मर गई ना तो इस समाज पे, इस दुनिया पे, इस देश पे कोई फर्क नहीं पड़ना उसका, लेकिन भैया आपका आईएएस बनना न केवल हमारे परिवार के लिए जरूरी है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी जरूरी है जो किसी फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके जीवन में कोई सपने नहीं है, जो जीवन में कुछ करने के बारे में सोचते नहीं है। आपका आईएएस बनना उन हजारों लाखों लोगों के लिए भी एक मिसाल बन जाएगी, जो किसी फुटपाथ पे बिना सपनों के रात निकालते हैं, बिना सपनों के दिन निकालते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए नहीं है, जो जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, उन लाखों लोगों के लिए भी आपका आईएएस बनना जरूरी है। वो भाई फूट फूट के रोने लगता है, दोनों बहन भाई लिपट के रोते हैं, और उस पैसे को लेके वो भाई जाता है, कपड़े खरीदता है, जूते खरीदता है और इंटरव्यू देने जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता है तो उस परिवार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक रिक्शे वाले के बेटे ने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में आईएएस को टॉप किया था। उसका हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक था और इंग्लिश मीडियम मिला के 21st रैंक आया था, और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में लगातार 7 दिन तक एक ही कहानी चली थी। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि आसपास के जो कंट्रीज है ना, उनके अंदर भी, कि हिंदुस्तान के एक ऐसे लड़के ने आईएएस को टॉप किया है। तो इमोशंस जहां होते हैं ना किसी इंसान में, अपने पिता के प्रति बहुत मेहनत करते हैं आपके पिता आपके लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, उनके ज्यादा बड़े सपने नहीं है खुद को लेके। आपके पापा जी, आपके मामा ना, वो कोई बहुत बड़े उनके सपने नहीं कि मैं यूरोप टूर करूं, या मैं जो है ना कोई और चीज़ या ये लाऊं, या मैं किसी है ना लग्जरी गाड़ी में घूमूं। लेकिन उनका एक सपना तो है, एक सपना तो उनका है कि मेरा बच्चा ना, मेरा बेटा या बेटी, वो जीवन में ना बहुत अच्छा करे, बहुत बढ़िया करे। इसी के साथ जैसे उन दोनों बहनों की सुबह शाम भाई के साथ या भाई के नाम से होती थी, आपके पापा और जो मम्मी है ना बेटा, उनकी तो सुबह भी आपके नाम से होती है और शाम भी आपके नाम से होती है। हो सकता है किसी भगवान को दिया जलाते होंगे, हो सकता है वो अगरबत्ती करते होंगे, लेकिन सबसे पता है, सबसे ज़्यादा हो सकता था पहले आपके जन्म से पहले, या हो सकता था कभी किसी समय में उनको भगवान ज़्यादा याद आते होंगे। लेकिन आज की तारीख में ना भगवान का कोई नंबर नहीं आपके सामने, जितना याद वो आपको करते हैं। और हर सांस में एक ही चीज़ निकलती है कि मेरा बच्चा सक्सेस होना चाहिए, मेरा बेटा या बेटी ना वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक ही सपना है, मतलब उन्होंने सारे सपने जो है ना मिक्स करके, और उस सारे सपनों से एक सपना निकाल लिया कि मेरा बच्चा या बच्ची कामयाब होना चाहिए, किसी भी तरह से वो अच्छे करने चाहिए। उसके लिए वो बहुत जल्दी उठते हैं। आज मैं मेरी मदर की बात करूँ तो आज भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ, लेकिन वो उनका सिस्टम वैसे ही बन गया। वो वैसे ही सुबह जल्दी उठना, वो करना, ये करना, है ना, वो करना, फिर वो उसके बाद माँ काम नहीं करना, बोला नहीं बेटा और कोई काम हो तो बता दे, मैं तो काम तो करूंगी, मेरे से नहीं रहा जाएगा। तो वो तो सुबह रात दिन केवल आपके भले के लिए देख रहे हैं, आपके अच्छे के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, उनके सारे सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप कितना ईमानदारी से उसके लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आज भी बहुत अपॉर्चुनिटी मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले हो सकता था इतना नहीं था, जिस समय मोबाइल नहीं आया था, लेकिन आज मोबाइल के युग में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। जो लोग सही सिस्टम से इसको यूज़ कर रहे हैं ना, वो लिस्ट कंपटीशन में है, उनका कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आज एक बच्चा जो है ना 1 या 2 साल में आईएएस निकाल लेता आराम से, वो अपना सिस्टम से रहता है। हालांकि उसके लिए तपस्या तो करनी होती है। वो लोग कुछ समय के लिए अपने घर वालों से, माता पिता से सबसे दूर हो जाते हैं, कुछ समय के लिए अपने आप को ना एकांत में डाल लेते हैं, इतना तो करना होता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा जो है ना स्टार बन के निकलते हैं बाद में। तो थोड़ा सा तो कुछ तो त्याग तो हमें करना होता है कि हम, है ना, कुछ समय माता पिता के बिना या उनको बिना देखे या उनको, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है ना भाई, आपका जो, अब ये माने कि हम संघर्ष के आज हो सकता है आप में से कोई एमएससी में या बीएससी में होगा, तो संघर्ष के जो दिन है ना, जिसमें आप तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो 2 या 4 या 5 साल के, 3 साल के, 4 साल के हैं। लेकिन ज़िंदगी तो बहुत लंबी है अभी ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी ज़िंदगी है। अभी तो आपका
एक्चुअली जो वास्तविक जो लाइफ है ना वो तो अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं होगा, या मतलब अभी भाई एक स्टूडेंट वाला लाइफ के बाद में जो जिंदगी आती है ना वो छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी जिंदगी होती है। और वहाँ हर इंसान चाहता है कि मुझे मान सम्मान मिले। ये तो सब जगह होता है। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप कभी अपने ननिहाल में भी जाओगे ना, ननिहाल में, तो आपकी मम्मी और आपकी मासी, उनमें भी कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होता है कि आपकी मासी के बच्चे अच्छा कर रहे हैं ना, तो फिर आप पे ज्यादा थोड़ा सा गौर कम करते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे होता है। या फिर 2 साधु है, 3 साधु है मान लेते हैं, वो ससुराल जाते हैं, वहां भी कंपैरिजन होता है कि एक लग्जरी गाड़ी लेके आए, 2 मोटरसाइकिल लेके आए। एक आदमी ना अच्छी गाड़ी में से उतर रहा है, तो वहां भी होता है। ये तो सब जगह है। आप दोस्तों के बीच 4 दोस्त बैठे, 4 में से 2 सक्सेसफुल है और 2 बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, वहां भी यूं एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यार मैं नहीं कर रहा, ये देखो मेरे साथ वाला। होता है ऐसे, होता है ऐसे। मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि जिस बच्चे को आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को बड़ा यूं समझते हैं कि मैं नहीं पढ़ के अच्छा कर रहा हूं, या वो बंक मार के अच्छा करते हैं, अपने आप को अच्छा मानते हैं कि मैं ये चीटिंग करके मैं सर के साथ, जैसे क्लास चल रही है उसमें 2 बच्चे पीछे नींद ले रहे हैं आराम से, और नींद लेके उठ के वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। उनको लगता है जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया, मतलब मैंने जैसे एवरेस्ट फतेह कर लिया हो। और ये बाकी बेवकूफ है जो पढ़ रहे हैं, बाकी उनको लगता है कि ये बेवकूफ है जो पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, टीचर की बात सुन रहे हैं, है ना, उनको पूरा सीख रहे हैं, वो उसको उनको बेवकूफ लगते हैं। लेकिन वक्त जो है ना बेटा, वक्त किसी को नहीं छोड़ता है। एक दिन उल्टा होता है, फिर एक दिन उल्टा होता है। जो अच्छा कर रहा है वो बहुत अच्छा करके आगे निकल गया, और जिसने, जो अपने आप को उस समय स्मार्ट समझ रहा था, जिसको बेवकूफ समझ रहा था कि ये कुछ नहीं जानता है, कितना बोला है, ये कभी जो है ना बंक नहीं मारता, इसको कुछ आता जाता ही नहीं, मैं इसको जब चाहे जब चिढ़ा लेता हूँ, जब चाहे जब इसकी मजाक बना लेता हूँ, इसको कुछ आता ही नहीं है, मेरा माइंड जो कितना तेज है, मैं कितना शार्प हूँ, मैं कितनी शैतानी कर लेता हूँ, टीचर को पता नहीं चलता, है ना। और एक दिन फिर ऐसा होता है कि वो बेवकूफ बन जाता है जो अपने आप को स्मार्ट समझता है। एक दिन वो बेवकूफ बन जाता है, वो मजदूर बन जाता है एक दिन। और जिसको वो बेवकूफ समझ रहा था ना पहले कि ये तो बावड़ा है, पढ़ता है, सिस्टम से रहता है, अपनी धुन में लगा रहता है उसके दिमाग, वो एक दिन बादशाह बन जाता है। क्योंकि वक्त किसी को नहीं छोड़ता है, वक्त किसी को नहीं छोड़ता। एक कुछ भी आप जो भी अच्छा कर रहे हो ना, जो सीख रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आज ही आपका जो 2 दिन का ट्रेनिंग है, जिस स्टूडेंट ने इसको सीरियस लिया है, पूरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है ना, बहुत, इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका आना है। हो सकता है इस साल जो है ना आपके जिस एग्जाम को दे रहे हो उसमें उसका हो सकता है कोई पार्ट नहीं आ रहा हो, मे बी, है ना, हो सकता है उसके अगले वाले में भी नहीं आ रहा हो, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके काम आनी है अगर आपने ईमानदारी से इसको ध्यान से सीखा है। सीखी हुई चीज़, है ना, कभी भी बेकार नहीं जाती। इसलिए जिस काम को इंटरेस्ट क्रिएट करो। ये आदमी का जो दिमाग है ना बहुत खतरनाक होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन इंसान का भेजा होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, पता है आपको, खतरनाक होता है। आज तक दुनिया पे ना बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस हो गया। हम लोग ना चंद्रमा पे चले गए, हम लोग ना कई प्लेनेट को स्टडी कर लिया, लेकिन इसको तो स्टडी कभी किया ही नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। बहुत खतरनाक होता है, तगड़ा होता है। आप अगर इसकी बात करें ना, छोटा सा, मैं ज़्यादा हो सकता है शायद लंबा तो नहीं हो रहा मैडम, इतना सा ये जो भेजा है, जिसको अपन मतलब एक बहुत बेहूदी भाषा में इसको भेजा कहते हैं, है ना, बेहूदी भाषा ये भेजा, इस तरह से बोलना तो, है ना, एक टीचर को तो कम से कम ये शोभा नहीं देता। लेकिन एक्चुअली क्या है कि एक कलाम है कि उस ऊपर वाले ने ना बहुत अच्छा भेजा देकर भेजा है, इसलिए मैं इसको भेजा बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले ना बहुत अच्छे भेजा देकर भेजा है, लेकिन इसको समझ ही नहीं पाए कैसे यूज करना है। खतरनाक होता है ये है नर्वस सिस्टम। आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, या साइंस अभी तो हो सकता है ये चीज़ें नहीं आती होगी, लेकिन 11th-12th में तो आई होगी कि ये नर्वस सिस्टम है। और नर्वस में भी CNS है, जिसको अपन कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, जिसमें ब्रेन आता है, अपना ये हाँ कोड आता है, नर्व कोड आता है, ये सारा। और इसका जो यूनिट होता है, मतलब माइंड की बात करूँ कितना शक्तिशाली है, इसका जो यूनिट होता है ना उसको कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो नर्व इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यू कैन से यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और एक न्यूरॉन जो है ना, उसका जो कैपेसिटी होता है, अगर उसमें पूरी चीज अपन डाल देना, तो दुनिया का जो अभी लेटेस्ट जनरेशन का जो लैपटॉप आता है उसके बराबर होता है। 6th जनरेशन या जो भी जनरेशन 7th कौन सी आ गई, उसके बराबर उसकी कैपेसिटी होती है एक न्यूरॉन की। और एक इंसान के दिमाग में पता कितने न्यूरॉन होते हैं? 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। 10,000 करोड़। इसका मतलब एक इंसान कितने लैपटॉप के बराबर पावर लेके घूम रहा है? 10,000 करोड़ लैपटॉप के बराबर पावर रखता है। अब इसको यूज करना ही नहीं आता। हम लोग ना
बिलो नेक बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिलो नेक ना हम बहुत ध्यान देते हैं, मतलब बहुत अच्छा पहनते हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, भाई 6 पैक्स हो जाए मेरे, है ना, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो अबाउ नेक वाला पार्ट है ना, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ नहीं करते। एक छोटा सा सामान खरीद के लाते हैं ना आप, जब ये खरीद के लाए होंगे सर यहाँ, तो इसके साथ एक मैनुअल आती है, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, कि उसको कैसे यूज करें, उसके साथ एक मैनुअल आता है। आप सिलाई मशीन खरीद के लाओगे तो भी एक छोटी सी किताब सी आती है, बुक, है ना, नहीं आती? आती है। आप सिलाई की मशीन ले आओ, एक प्रेस ले आओ, एक मोबाइल ले आओ, घड़ी खरीद लाओ, वॉच ले आओ, सबके साथ ना एक मैनुअल आता है जिसमें लिखा होता है हाउ टू यूज, कि किस तरह से यूज करना है ना, कितने टेम्परेचर पे इसको रखना है, कहाँ रखना है, कैसे करना है। लेकिन ये जो है ना, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन कह रहा हूँ मैं जिसको, उसके लिए तो कोई मैनुअल नहीं आती। आती है कोई, जब बच्चा कोई जन्म लेता तो उसके हाथ में किताब सी है, इसमें लिखा होता हाउ टू यूज योर ब्रेन, नहीं आती है। और ना इस पर हम गौर करते हैं। मतलब इसका जो क्षमता है ना, कैपेसिटी बहुत है, स्टोरेज बहुत तगड़ा है। इसका जो स्टोरेज होता है ना, वो होता है 2 क्विक बिलियन बाइट्स, 2 क्विक बिलियन बाइट्स। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट इज द 2 क्विक बिलियन बाइट्स, और शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो किसी ने कहा भाई साहब इसको सिंपल करके बताओ ना, मतलब क्या ये बता रहे हो, हमें समझ में नहीं आया, तो कंप्यूटर की भाषा है 2 क्विक बिलियन बाइट्स, आई डोंट नो। तो किसी इंसान ने ना इसको सिंप्लीफाई किया कि भैया ये ऐसा है कि अगर कोई इंसान ना अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल कर ले ना, पूरे का, तो 200 पेज की 5 करोड़ किताबों को पेज नंबर से ही याद कर सकता है। मैं बताऊं कुछ आपको एग्जांपल। हमारे जो पूर्वज थे ना, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने कभी किसी स्क्रिप्ट को, जो है ना ये मैन्युस्क्रिप्ट, सोमेश चंद्र बसु करके एक इंसान हुआ हिंदुस्तान में, सोमेश चंद्र बसु, 1931 की बात है, माइंड की कैपेसिटी की बता रहा हूं। सोमेश चंद्र बसु 1931, वो इंसान ना 100 डिजिट को 100 डिजिट से, 100 संख्याओं को 100 संख्याओं से गुणा कर देता, बिना कागज, बिना पेन, बिना कैलकुलेटर, बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 52 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। 100 डिजिट बहुत लंबी होती है। आप कभी कैलकुलेटर से करके देखोगे ना, और उस आंसर उसका अगर 10 से ऊपर आता तो कैलकुलेटर की हालत खराब हो जाती है, वो फिर एक एरर या एरर दिखाता है, ई आ जाता है, उस पर वो आंसर नहीं दे पाता है। बट सोमेश चंद्र बसु 1931 उसने करिश्मा करके दिखाया कि वो 100 लंबी 1 2 3 9 4 इस तरह से 100 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट 52 मिनट और 30 सेकंड में उसने मल्टीप्लाई करके दिखाया एग्जैक्ट। और उसके लिए उसको 1.25 लाख संख्या याद रखनी पड़ी, 1.25 लाख। एक और बताता हूं मैं आपको, एक इंडियन साइंटिस्ट है राजन महादेवन। राजन महादेवन, पाई की वैल्यू तो आती होगी आपको सबको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14 या 22/7। उस इंसान ने ना 43,081 मतलब 43,081 टाइम्स उसकी वैल्यू कैलकुलेट की और उसको पूरी को याद करके दिखा दिया। एक रशियन जर्नलिस्ट है मिस्टर सोलोमन, उस सोलोमन को ना अपनी जिंदगी के 25 साल हुबहू याद है, 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। वो एग्जैक्टली उसको याद है कि कितनी तारीख को वो कहाँ था, क्या किया था, किससे मिला था, क्या खाया था, क्या पहना था, क्या बात हुई थी, एग्जैक्ट बताता वो। अब मे भी हो सकता है किसी को लगे कि इससे हमें कैसे पता लगेगा हम कौन से उसके साथ थे, तो लोग, वो ही इज द जर्नलिस्ट, उसको लोग ये नहीं पूछते क्या खाया था, क्या पहना था, इससे नहीं पूछते। उसको ये पूछते कि चलिए बताइए सोलोमन जी, आप हमें ये बताइए कि आज से 20 साल पहले इतनी तारीख को, इस महीने में, इस साल में, आपका जो अखबार है ना, मेन अखबार जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसके 3 नंबर पेज पे क्या न्यूज छपी थी। ये तो हो ही सकता है, इसकी तो कोई लाइब्रेरी में मिल सकती कॉपीज, या हो सकता है किसी इंटरनेट पे मिल जाए, या इंटरनेट पे हो सकता है बाद में आया हो, तो लाइब्रेरीज में कॉपी मिल जाती है, पूरे न्यूज़पेपर मिलते हैं। वो बंदा ना 20 साल 25 साल तक की जिंदगी की जितने न्यूज़पेपर मतलब उसके वहाँ, या जिनको उसने पढ़ा है, उसके पूरी की पूरी किसी भी दिन का तारीख बोल दो, केवल महीना बोल दो, पेज नंबर बोल दो, वो बता देगा कि उस दिन उसमें क्या क्या छपा था। एक इंसान हेरिएको गोतो करके है, हेरिएको गोतो, उसको 7.5 लाख लोगों के चेहरे और नाम याद है। तो ये कुछ छोटे से मैंने एग्जाम्पल, इसका मतलब माइंड की क्षमताएं तो बहुत है लोग, लेकिन हम ना इसको कई बार तो ऐसी चीजों में डायरेक्ट कर, जैसे कहा था ना मैंने भाई, उन चीजों में जिनकी जरूरत नहीं है उसमें पूरा लगा देते हैं, है ना, जिनकी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग एक हद तक चले जाते हैं किसी काम के लिए, और उसी को अगर हम पॉजिटिवली ले तो उसका 1/10 भी नहीं कर पाते हैं। तो क्षमताएं बहुत आपके अंदर, बहुत पावर्स है, बहुत क्षमताएं हैं। और अच्छा करना, एक चीज तो देखो आप क्लियर कर लेना, आपको अच्छा करना होगा।
क्योंकि इंसान आप, गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं है कि कहीं बांध दो, कहीं कर लो, या कहीं भी। अच्छा तो आपको करना होगा, और उसके लिए आप कितना बेस्ट कर सकते हैं, कितना बढ़िया कर सकते हैं अपनी तरफ से। क्योंकि ये अभी जो एनर्जी खर्च करने का टाइम है ना, मतलब कोई आदमी ना पूरी एनर्जी लगाना चाहे तो ये साल 2-3 साल ही आपके पास, या यूं कह दूं कि उसके बाद में ना एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि जहां से इजी गोइंग सारे काम होना शुरू हो जाएंगे आपके। तो जितना अपने आप को झोंक सकते हैं, जितना अपने आप को सिस्टम में डाल सकते हैं, वो 3 या 4 साल की टाइम है। इसलिए जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा कर जाओ। मुझे लग रहा है शायद लेट हो रहा है, 4:20 हो गई, बातें बहुत लंबी हो। मुझे एक्चुअली क्या है कि सुबह 11 बजे के लिए कहा गया था, फिर डीन साहब ने कहा कि 12 बजे हो जाएगा। फिर थोड़ा सा विजिट करने लगे, और वो थोड़ा सर का भी प्रोग्राम था। सर का भी इतनी दूर से हमारे बीच, एक तो सर के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वहाँ मैं तो जयपुर से आया हूँ, लेकिन सर तो गुजरात से आए, बहुत दूर से आए। और ये भी एक डेडिकेशन होता है इंसान का। बहुत बार जो है ना, आप किसी को फ़ोन करते हैं कि यार ये काम है, आपको आना है, हर कोई नहीं कर पाता इतनी हिम्मत। तो ये वहाँ से तो सर का भी था, और उसके बाद में सारा होकर थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा शायद अपनी जो बात हुई वो किसी न किसी के दिमाग में जरूर असर करेगी। और एक चीज़ तो मैंने कहा ना, आपको अच्छा तो करना होगा, बहुत बेस्ट करना होगा, किसी भी कीमत पे करना होगा। सेल्फ मोटिवेशन एक चीज़ तो जरूर याद रखना, आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको कहने नहीं आएगा कि आप ये कीजिए, आप वो मत कीजिए, आप ये करने की चीज़ नहीं है, या ये करने की चीज़ है, ये बताने के लिए आपको कोई नहीं आएगा। इस जीवन रूपी महाभारत के आप ही महायोद्धा है। हो सकता है मे बी कि आप एक अच्छे अर्जुन हैं, तो कोई कृष्ण जो है ना आपकी हेल्प करने के लिए हो सकता है क्षणिक आ जाए, लेकिन लड़ाई तो अर्जुन को ही लड़नी पड़ती है भैया, कृष्ण नहीं लड़ते। लड़ाई तो अर्जुन को ही लड़नी पड़ती है, महाभारत जीतना है तो कृष्ण नहीं लड़ते। लड़ना तो आपको होगा, आपका जीवन है। और एक चिंगारी जिस दिन लग गई ना दिमाग में, बहुत बड़ा विस्फोट कर जाओगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो डिसाइड आपको करना है, और करना पड़ेगा। आप कब तक ऐसी जिंदगी जी जाओगे? मतलब जीना नहीं कहता हूं मैं इसको, घसीटना कहता हूं। जिंदगी को घसीटे जाओगे। जीना तो हुआ जिस दिन आपने निर्णय ले लिया कि मुझे आज के बाद अच्छा ही करना है, आज के बाद बेस्ट करना है, आज के बाद तूफान लाना है, वो जीना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आप बहुत अच्छा करें। और कभी दोबारा मौका मिला ना तो टाइम पे स्टार्ट करके काफ़ी देर तक, क्योंकि 6 या 7-8 घंटे बिना तो मेरे को आनंद नहीं आता है ना, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे जो 6 घंटे बिना तो आनंद ही नहीं आता। और ये गारंटी मेरी है कि 6 घंटे तक आप उठ के चले जाओ। हो सकता है आज तो काफ़ी सुबह से बैठे हो, लेकिन केवल 6 घंटे के लिए अगर आप पानी पीने भी चले जाओ तो मेरे को कह देना कि सर पानी पीने जाऊँगा, मैं मान जाऊँगा आपको। तो कभी जो है ना फुर्सत में होंगे तो कभी बात करेंगे। और ये चीज़ें देखिए, मैंने शुरू से बात स्टार्ट ऐसे की थी कि भाई मोटिवेशन बड़ा पावरफुल होता है। अगर कोई इंसान ना बार बार किसी को मोटिवेट ही करता रहे, बार बार किसी को समझाता रहे तो बहुत अच्छा कर जाता है आदमी। भाई एक आज हम कोई इंसान ना कर्ज से तंग आके या किसी और मैटर से परेशान होके अगर वो अपने आप को अपना खत्म कर रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है। क्योंकि दुनिया का कोई कर्ज ना इंसान के पागलपन से बड़ा नहीं होता है। दुनिया का कोई कष्ट ना इंसान के पागलपन से बड़ा नहीं होता। जिस दिन इंसान पागल हो जाता है ना किसी काम के लिए, उस दिन जीवन में तूफान आ जाता है। इसलिए आपको हर हाल में बहुत अच्छा करना ही होगा, करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सारी शुभकामनाएं। और यहाँ बुला के जो कल्पेश का है, सबके साथ फोटो ले लो भाई, सामने से बड़े से 2-4-5 ले लो बेटा। तो अच्छा आपको हर हाल में बेटा अच्छा करना होगा, बहुत बेहतरीन करना होगा। और बहुत जुनूनी है, मुझे पता है ये तो कैंपस ही जुनूनी है। रियली कितना काम करते हैं सारे लोग ना। मैं वहाँ वो ताजुब कर रहा था, मतलब इतना सीड, ये करना, ये प्रोडक्शन, ये डीएल सर, ये सारे लोग ना, वो भाई हम लोग ना ये अपने जो ना ट्राइकोग्रामा का ना आपके ये बच्चों को पढ़ा देते। ट्राइकोग्रामा आपका हर्जेनम और ट्राइकोडर्मा विरिडी, सॉरी ट्राइकोडर्मा है ना, ट्राइकोग्रामा तो एक पैरासाइट होता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनम और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये जो है ना फंजीसाइड्स होती है, ये निमेटीसाइड। लेकिन आज मैं तो प्रैक्टिकल इस काम को देख के इतना मतलब एक्साइटेड था कि मैंने बहुत सीखा आज उनसे।
हालांकि मेरे से जूनियर है, मेरे एक छोटे भाई की तरह, लेकिन इनसे मुझे बड़ा एक इंस्पिरेशन मिला बहुत कि कैसे एक्चुअली तो हम पढ़ा कि भाई केवल बच्चे को, और आज मैं खुद देख रहा हूँ कि इस तरह से इसका कल्चर बनाते हैं, इस तरह से इसको जो है करते हैं। इसके बाद इसकी पैकिंग इस तरह से होती है, तो एक देख के उसके बाद वो सीड वाला देख के आए, वहाँ तो एक यूँ लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे। तो बहुत उसके बाद सारा और विजिट किया, इतना बड़ा कैंपस है, इतना एरिया है, और सारे लोग डेडिकेटेड है, बहुत ईमानदारी से सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बहुत डेडिकेटेड है। वो एक मेरा बच्चा पढ़ रहा है उदयपुर, तो वो कहते पापा हमारे तो यहाँ रुकते ही नहीं बच्चे, हमारे तो जैसे किसी को कहे ना भाई कोई प्रोग्राम है तो 2 बच्चे बेटे मिलेंगे उसके ज़बरदस्ती, वो भी कोई सर के ज़्यादा जानकार है वही मिलेंगे, लेकिन यहाँ सारे के सारे इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छा ही है, ये कैंपस की अच्छाई है, आपका डिसिप्लिन है, आपके जो गुरुजन है उनकी मेहनत है। मैम ईमानदारी से कितने डेडिकेशन के साथ इस पूरे प्रोग्राम को इन्होंने किया है, बहुत रियली मैं बता सकता हूँ, मतलब भाई यहाँ आके मैं बता सकता हूँ कि कौन आदमी कितने लेवल तक डेडिकेटेड अपने काम को लेके। और मुझे वास्तव में ये लगा कि बहुत ज़्यादा सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस काम को, अपने अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। जो टीचिंग करा रहे हैं ईमानदारी से टीचिंग कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं वो रियली रिसर्च कर रहे हैं। नहीं तो मेरे दिमाग में तो मैं तो आते ही विनोद जी को कहा था, उनको डीएल सर को भी कह रहा था मैं कि मेरे को तो ना दिमाग में ऐसे बैठा दिया कि राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो तो कागजों पर चलती है। अगर रिसर्च करना है तो टीएनयू में उसमें जाओ, तमिल टीएनयू में जाओ, या फिर वहाँ ऐसे दिमाग में बैठा दिया, या फिर आप पंतनगर जाओ या फलानी जगह जाओ, ऐसे दिमाग में बैठा। लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि नहीं, राजस्थान में तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं। मैंने पहले वर्ड थे मेरे आते ही देख के, मैंने जब इनको पूरा देख के कहा ना तो मैंने ये कहा था कि यार मेरे दिमाग में ऐसे बैठा हुआ था कि कागजों पर चल रही है सारी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन यहाँ तो पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है। कितने सारी गाड़ियाँ खड़ी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, बिना छुट्टी किए रात भर दिन भर लोग सारे लगे हुए, पूरे लगे हुए अच्छे से अच्छा करने के लिए। किस तरह से उसको सोयाबीन को, आपने देखा प्लांट वगैरह विजिट किया उधर, कैसे सोयाबीन को वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कैसे उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, उसको पूरा ध्यान रख रहे हैं। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, वैसे वो सोयाबीन के बीजों का ध्यान रख रहे हैं। बताओ सोयाबीन कैसी लगी हुई, देखा आपने? उन्होंने भाई हो सकता है जहाँ वो सर रह रहे होंगे ना उस कमरे में एसी नहीं होगी, जो लोग वो लगे हुए ना सारे के सारे, उनके कमरे में तो एसी नहीं होगी, हो सकता है मे भी, लेकिन सोयाबीन के लिए उन्होंने एसी लगा रखी है। उनके फिर वो उन्होंने कहा कि ये इतनी जो बोरे है ना इतने रखते हैं हम, क्योंकि जैसे ही हम 1-2 बोरे एक्स्ट्रा रखेंगे तो फिर उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। और जर्मिनेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर बोरा नीचे गिर भी गया, ये तो मतलब बच्चे का ध्यान रखना ही होगा एक तरह से, कि मेरा बेटा है वो यहाँ बैठा है तो गिर नहीं जाए, मैं ध्यान रखता हूँ। तो वो सोयाबीन का ध्यान रख रहे हैं, है ना, मतलब वो अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार सोयाबीन से कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्यार ना मसूर के बीजों से कर रहे हैं, अरहर के बीजों से कर रहे हैं। तो ये जो लेवल है ना, ये तो बहुत बड़ा एक मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात हो गई। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि कितना प्यार कर रहे हैं अपने काम से, कितना प्रेम कर रहे हैं अपने काम से, कितना स्नेह रख रहे हैं उन बीजों से भी, अपने बच्चों की तरह प्यार कर रहे हैं, उनको भी सहला के रखते हैं कि भाई नहीं तेरे लग नहीं जाए, कहीं तू गिर गया तो तेरे चोट वोट आ जाएगी, है ना, ज़्यादा वजन तेरे ऊपर नहीं रख दे कहीं दब नहीं जाए। तो और क्या सीखना चाहते हो भाई? लेवल ऑफ डेडिकेशन इज वेरी हाई। तो और क्या बाकी रह गया सीखना? इनसे सीख लो, आप कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपके सब मैंने बताया भी, तेतरवाल साहब का एग्जाम्पल बताया आपको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप ही के बीच में रह रहे हैं और सबके लिए इंस्पिरेशन है वो। तो उम्मीद करता हूँ शायद आप आज हमारी जो मीटिंग हुई है वो आपके जीवन में काम आएगी। और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मैम को, डीन साहब को, पूरी यहाँ की जो टीम है उन सबको, राकेश जी सारे जिन्होंने मुझे घुमाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से मुझे टाइम दे रहे, विनोद जी, डीएल सर, राकेश जी, राजेंद्र जी एक्चुअली क्या इसमें कुछ तो स्टूडेंट है। राजेंद्र जी जो है ना उनके वाइफ मेरे स्टूडेंट रहे, तो मेरे कंवर साहब जवाई जी है। तो वो डीन साहब के पास तो मैं उनको कह रहा था सर, फिर बाहर निकलते वो ना कंवर साहब पावना जी कैसे हो, बोला सर ऐसे। मैंने कहा भाई वो यहाँ पर तो वो रिश्ता आ गया, बेटी वाला रिश्ता हो गया। जब बेटी दे दी तो सारा, जब वो हार गए हम तो नहीं। और राकेश जी स्टूडेंट रहे, बाकी ये भी 2 दिन, विनोद जी भी 2 दिन स्टूडेंट रहे, 2 दिन के विद्यार्थी है, खुद ही कह रहे कि सर के पास मैं 2 दिन पढ़ा हूँ, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके, और मैं जब भी कभी दोबारा आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।